नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अनिल देशमुख की। और अनिल देशमुख की ईडी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उनकी 13 कंपनियों का हिसाब निकाल कर रखा है। उनकी 13 कंपनियों के हिसाब के विषय में ईडी ने जो स्टेटमेंट कोर्ट में दिया है। दूसरा, परमबीर सिंह ने जो ईडी को स्टेटमेंट दिया या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को स्टेटमेंट दिया सचिन वाजे अपॉइंटमेंट के मामले में, जिसमें उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी फंसते दिखाई पड़ रहे हैं अनिल देशमुख के पास। बलि तो केवल अनिल देशमुख चढ़े। अनिल देशमुख, हम सबको याद ही होगा कि सचिन वाजे का मामला तब सामने आया था जब एंटीलिया केस सामने आया था, यानी कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर उनको प्रेशर में लेने के लिए कहीं विस्फोटक सामग्री पाई गई थी, पकड़ी गई थी। उस विस्फोटक सामग्री के पकड़े जाने के साथ साथ ये बात बिल्कुल सामने क्लियर हो चुकी थी कि आखिर होने क्या जा रहा है। मुकेश अंबानी जी को प्रेशर में लिया जा रहा होगा क्योंकि सचिन वाजे के पास 100 करोड़ रुपए का टारगेट था। उसको 100 करोड़ रुपए वसूल करके अनिल देशमुख को देना था। जबकि सचिन वाजे, जब बीजेपी सरकार थी महाराष्ट्र में, तो सचिन वाजे को बाहर रखा गया था, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला था और वो सस्पेंड चल रहे थे। शिवसेना लेड कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आई, उसमें आते ही सचिन वाजे को मुंबई में बड़े ओहदों पर रखा गया। मुंबई कमिश्नर के रूप में उस समय परमवीर सिंह थे। परमवीर सिंह के बारे में मैंने कहा था कि परमवीर सिंह को फंसाने का प्रयास जैसे ही सरकार ने किया सचिन वाजे मामले में, परमवीर सिंह को जो उसके पास जो राज थे वो निकलने स्वाभाविक थे। सचिन वाजे के मामले में परमवीर सिंह फंसता दिखा तो परमवीर सिंह ने बता दिया कि ये सब कुछ 100 करोड़ रुपए के टारगेट किसने दिया था? अनिल देशमुख ने, और मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके अपॉइंटमेंट में को भी अनिल देशमुख सीधा डील कर रहे थे और केवल सचिन वाजे को नहीं कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे और अधिकारी हैं जिनको सीधा होम मिनिस्ट्री डील करती है। मैंने उस समय भी प्रश्न खड़ा किया था कि होम मिनिस्ट्री अगर सीधा डील करती है तो ये क्या चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी नहीं है? क्या इसमें चीफ मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? क्या ये कैसे माना जाए कि चीफ मिनिस्टर को जानकारी नहीं थी? हालांकि परमवीर सिंह ने ये स्टेटमेंट भी दिया था। उसने चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे को कहा था कि सचिन वाजे के मामले में या जो परमवीर सिंह का मामला है, इस मामले में आप संज्ञान लें क्योंकि बहुत कुछ गड़बड़ और ज़्यादा हो रही है। अभी ईडी ने कहा कि 1992 के बाद अनिल देशमुख ने बहुत सारी कंपनियों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसका इन्वेस्टमेंट इतना है कि जिसको काउंट करना मुश्किल होगा। जबकि अनिल देशमुख के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है जहां से वो पैसा ये कह सके कि वो पैसा कहां से लाता है। उन्होंने कहा कि 13 कंपनियों में बड़ा इन्वेस्टमेंट है और हज़ारों करोड़ रुपए का हिसाब अनिल देशमुख का है, जबकि उसके पास आमदनी का कोई अन्य साधन नहीं है। साथ में जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने तब भी कही थी और अनिल देशमुख के जो परमवीर सिंह का स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में वो बिल्कुल क्लियर होती दिखाई पड़ रही है। उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अनिल देशमुख के अतिरिक्त उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने कई बार ये परमवीर सिंह से कहा कि सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। ये संभव है कि सचिन वाजे को परमवीर सिंह अपॉइंट करने को तैयार ना हो, उसको वापस लेने को तैयार ना हो, अनिल देशमुख ने कहा हो, फिर भी उसमें डिले हो रहा हो, तो फिर अनिल देशमुख ने उद्धव ठाकरे के ऊपर प्रेशर बनाया होगा। उद्धव ठाकरे शिवसेना से आते हैं और एनसीपी का होम मिनिस्टर है और उद्धव ठाकरे के और उप मुख्यमंत्री भी एनसीपी का ही है। तो उद्धव ठाकरे के ऊपर प्रेशर बनाया गया हो और उद्धव ठाकरे ने परमवीर सिंह को कहा हो कि इसका अपॉइंटमेंट किया जाए। ये बात जब परमवीर सिंह ने ईडी को अपने स्टेटमेंट में दी या बाकी जो एंटीलिया केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको दी, और ईडी ने जो सोर्स ऑफ इनकम निकाला है अनिल देशमुख का, ये सब एक दूसरे को मिलाकर बात की क्लैरिटी कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र किस प्रकार के दंगल में फंसा हुआ है, महाराष्ट्र किस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहा है, महाराष्ट्र के लोग कैसे महाराष्ट्र में जीवित होंगे, कैसे चल रहा होगा।
कहा तो ये भी जा रहा है, क्लेम अभी शिवसेना ने किया कि महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेट है। इसमें कोई शक नहीं है कि रेवेन्यू देने वाला स्टेट है, लेकिन आप सोचकर देखो कि आखिर महाराष्ट्र और दिल्ली ये ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले हैं कैसे प्रदेश, और इनके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम कैसे? इनसे सेंट्रल के पास टैक्स आता है और उसका एक हिस्सा महाराष्ट्र के पास भी जाता है। दिल्ली से सेंट्रल का टैक्स जाता है और उससे बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली के पास जाता है। हमने तो ये देखा ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो टैक्सेस वसूली होते हैं राज्य से, उनका लगभग 45% शेयर सीधा राज्य को ट्रांसफ़र करने की बात नरेंद्र मोदी सरकार ने की। उससे पहले 32% केवल ट्रांसफ़र होता था। यानी कि एक बड़ा फंड राज्य को ट्रांसफ़र होने के लिए केंद्र सरकार ने उस समय कानून इसलिए बनाया होगा कि राज्य अपने यहाँ अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन इनके पास ही क्यों आता है? होता क्या है कि फैक्ट्री कहीं लगी हुई है, प्रोडक्शन कहीं पर हो रहा है, लेकिन मुंबई और दिल्ली में ये अपने कॉरपोरेट ऑफिस कंपनियां बनाती हैं। टैक्स का जो रिटर्न भरा जाता है वो मुंबई या दिल्ली में ही भरा जाता है, और इसलिए देश में कहीं भी प्रोडक्शन हो रहा हो तो फिर उसका पैसा दिल्ली और मुंबई में जमा होता है। और चूंकि महाराष्ट्र के थ्रू जमा होता है या दिल्ली के थ्रू जमा होता है और केंद्र के पास आता है, तो जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन में महाराष्ट्र और दिल्ली को बैठे बिठाए हिस्सा मिलता है। जबकि हो सकता है प्रोडक्शन कर्नाटका में हो सकता है प्रोडक्शन गुजरात में हो रहा हो सकता है प्रोडक्शन कहीं मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में हो रहा हो। जनरली उत्तर प्रदेश का हिस्सा नोएडा गाजियाबाद का हिस्सा है, यहाँ प्रोडक्शन होता है और कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में होता है। प्रोडक्शन हरियाणा में होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में होता है। प्रोडक्शन पंजाब में होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में होता है। और उधर प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र में होता है। कहीं कर्नाटक में प्रोडक्शन होता है, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र में मुंबई में होता है। ऐसे देश में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और चूंकि यहाँ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पर पढ़ा लिखा वर्ग मिल जाता है, यहाँ अकाउंट की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, और यहाँ रिटर्न भरना आसान हो जाता है। और यहाँ से चूंकि वो बिजनेस हब हैं, उसको बिजनेस करना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम चूंकि महाराष्ट्र से सबसे बड़े स्तर पर होता है, मुंबई के पोर्टों से सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उनका रिटर्न भरना मुंबई में महाराष्ट्र में स्वाभाविक है। ऐसी सिचुएशन में इनको टैक्स ज़्यादा मिलता है तो क्लेम करते हैं। अब टैक्स ज़्यादा मिलता है तो वहाँ की सरकार इनडायरेक्ट वसूली या डायरेक्ट वसूली भी ज़्यादा करती है, और यही कारण है कि महाराष्ट्र में डी गैंग भी बहुत सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो भी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि जहाँ रिटर्न भरता है, जहाँ उसका इंटेलेक्चुअल वर्क रहता है, जहाँ उसके इकोनॉमिक लोग रहते हैं, जहाँ पर वो लोग जिनके पास पावर है इस तरह की, वो लोग रहते हैं, तो वहाँ पर लूटपाट भी सबसे ज़्यादा होती है। सरकारें भी कुछ वैसी व्यवस्था कर लेती हैं। ड्रग्स की नगरी मुंबई बन ही चुकी है। फिल्मी नगरी या सेक्सुअल नगरी भी मुंबई है ही। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। तो इन जगहों पर जहाँ पैसा है वहाँ व्यसन भी हैं, और जहाँ व्यसन है वहाँ वसूली भी है। तो दिल्ली और मुंबई दो ऐसे प्लेस हैं जहाँ करना कुछ नहीं है, लेकिन टैक्स की वसूली बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए इनका हिस्सा बहुत बड़ा लगता है, और इसलिए यहाँ वसूलियाँ भी सबसे ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। अभी जो सचिन वजह के मामले में देशमुख के विषय में ईडी ने कहा है, जो एफिडेविट लगाया है, और जो परमवीर सिंह का स्टेटमेंट आया है, इन पर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, और इस मामले में अभी बड़ा इन्वेस्टिगेशन होने की आशंका है और करना भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।